तो ये होगा आपका G1 इज इक्वल टू GM बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, कब सिंप्लीफाई करेंगे? जब h बहुत छोटा होगा r से, तो वो केस देखेंगे। फिलहाल अगर r और h बराबर है या कंपेरेबल है, या h मान लेते हैं कि r/2 है, रेडियस के हाफ है, या रेडियस के डबल है, या रेडियस के बराबर है, तो ऐसे केस में मतलब h काफी बड़ा है, तो इस केस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वैसे तो ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, लेकिन यूज कीजिए, यूज ओनली व्हेन h इज कंपेरेबल टू r, जब h r के कंपेरेबल है तभी यूज कीजिए, जब h r के कंपेरेबल है। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं h r से काफी छोटा है, जो कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जनरली अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट क्या होगा? हाइट आपका हमेशा रेडियस से छोटा ही होगा। लाइक रेडियस 6400 किलोमीटर है, आप ऊपर जाते हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट की हाइट 9 किलोमीटर, तो इतना ही ऊपर जाओगे। सो h आपका यूजुअली r से काफी छोटा होगा। तो व्हेनेवर h इज, इफ h इज वेरी 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 लेस देन r, अगर h r से काफी छोटा होगा तो क्या होगा आपका? G1 इज इक्वल टू GM बाई, आप r बाहर ले लो और ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनकर आएगा GM बाई r स्क्वायर 1 प्लस h बाई r पे पावर -2, 1 प्लस h बाई r पे पावर -2। अब देखिए आपको पता है 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx के बराबर होता है बाय बाइनोमियल थ्योरम, जब आपका x 1 से काफी छोटा होता है। तो इसको क्या लिखोगे? G1 इज इक्वल टू GM बाई r स्क्वायर, तो G के बराबर हो गया G1 माइनस 2h बाई r, 1 माइनस 2h बाई r। ये कहां से लिखा हमने? ये रिजल्ट आया सिंस 1 प्लस x पे पावर n 1 प्लस nx के बराबर होता है। ये कब वैलिड है? वैलिड इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, सिंस 1 प्लस x रेज टू पावर n 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। और यहां पे है ना h बाई r काफी छोटा है 1 से, बिकॉज h काफी छोटा r से, तो h बाई r 1 से काफी छोटा होगा। तो ये फॉर्मूला हुआ, ये वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, ये कब वैलिड है? जब h आपका r से काफी छोटा होगा। ये ऑलवेज वैलिड है, लेकिन यूज कीजिए जब h कंपेयर टू r के बराबर है, क्योंकि h कंपेयर टू r में ये वैलिड ही नहीं होगा। जब ये वैलिड है तो ये लगा दीजिए, क्योंकि ये आसान है। तो ये कब वैलिड है? वैलिड व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। ये हो गया आपका पूरा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। तो अभी हमने जो देखा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखा विथ हाइट, अब देख रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विथ डेप्थ। तो समझिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस r है। लेट अस अज्यूम कि एक पॉइंट P है जो कि अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे है। तो पॉइंट P अर्थ के सरफेस से d डेप्थ पे है। यहां पे हमें बताना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको डेरिवेशन लिखना होगा एग्जाम में, जब भी डेरिवेशन आता है तो आप सबसे पहले एक प्रॉपर डायग्राम बनाओगे और उसमें लिखोगे कंसीडर पार्ट, कंसीडर दिस, कंसीडर दैट, जो भी होगा वेरिएबल का एजम्पशन जो है। तो क्या लिखोगे? कंसीडर अर्थ BM and radius of earth B कैपिटल R। मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है जो कि D डेप्थ बिलो है। लेट P बी ए पॉइंट एट अ डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ।
at a depth d below the surface of earth। तो ये तो कंसिडर पार्ट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है जो कि दी डेप्थ बिलो है सरफेस ऑफ अर्थ से। तो आगे हम देखते हैं इसमें फिर हम क्या करेंगे, किस तरीके से यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो आगे देखते हैं। अब देखिए सेम डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। अब यहां पे डिफरेंस ये आएगा कि आपने जो P पॉइंट लिया था, पहले क्या था, पहले जब मैंने हाइट के साथ वेरिएशन आपको डिस्कस किया तो उस समय या सरफेस पे डिस्कस किया तो पूरा का पूरा अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था, बिकॉज मास तो हम मानते हैं सेंटर ऑफ मास के पास कंसंट्रेटेड है, बट ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होता कि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे है, मास तो थोरली फैला हुआ है। अब ये है कि आपका पॉइंट या तो सरफेस पे है या तो अबव हाइट एच है, तो इस केस में पूरा का पूरा अर्थ एक डायरेक्शन में खींचेगा, तो हम मान के चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है। बट यहां पे जब इस केस में देखते हो पॉइंट P आपका कुछ डिस्टेंस पे है, पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, ये डेप्थ d मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका r माइनस डी। अब देखिए तो पॉइंट P का डिस्टेंस है r माइनस डी। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अर्थ पॉइंट P को अपनी तरफ खींचेगा, इसमें क्या होगा कि कुछ चीजें जो इधर की ऑब्जेक्ट है, इधर का मास P से ऊपर का मास दी डेप्थ बिलो, ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा और इधर का मास नीचे की ओर खींचेगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा, इतना मास, ये मास इफेक्टिवली r माइनस डी रेडियस, r माइनस डी एक बार और लिख देता हूं मैं, इफेक्टिवली r माइनस डी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये रेडियस। दिस रेडियस। ये r माइनस डी आपको अपनी तरफ खींचेगा। अब बाकी क्या होगा, बाकी इधर की ओर खींच रहा है, कुछ इधर की ओर खींच रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। हम इफेक्टिव की बात करेंगे। मान लेते हैं इस इफेक्टिव का मास m1 है, तो हम इस m1 मास की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले P पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स एट P, फोर्स एट P। P पे फोर्स क्या होगा, P पे फोर्स होगा आपका F इज इक्वल टू G m1 m बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि P का डिस्टेंस r माइनस डी है और m1 क्या लिया, m1 मास ऑफ द स्फीयर जिसका रेडियस r माइनस डी है। तो कैलकुलेशन ऑफ m1, हम m1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या होगा m1 का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ m1। तो देखिए वैसे देखते हैं इसमें m1 का कैलकुलेशन क्या होगा। अर्थ हमारा एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर हम रफ डिस्कशन करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यू ये पूरे अर्थ का वॉल्यूम हो गया, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम का मास कैपिटल M होगा। तो यूनिट वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम का मास क्या होगा, 1 वॉल्यूम का मास होगा m/4/3 पाई आर क्यू, जो कि डेंसिटी होता है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने कलर कर रखा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यू। तो इसका मास यूनिट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो m1 क्या होगा, m1 होगा m/4/3 पाई आर क्यू, जो कि वॉल्यूम है और जिसका मास निकालना, डेंसिटी है सॉरी, जो कि डेंसिटी है और जिसका मास आप निकालना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यू। तो ये बनकर आएगा आपके पास m1 इज इक्वल टू m 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r माइनस डी का होल क्यू
बाई आर क्यू। तो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक अर्थ है जिसका मास m मान लेते हैं और रेडियस इसका r मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो डेप्थ d बिलो है। तो एक्चुअली क्या होगा, जब पॉइंट P ऐसा कोई पॉइंट है जो कि d डेप्थ बिलो है, तो पूरा का पूरा अर्थ इस पॉइंट पे रखा हुआ किसी मास को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, कुछ मास इधर खींचेगा कुछ ऊपर खींचेगा। तो इफेक्टिवली ये स्फीयर जिसका रेडियस है r माइनस डी, ये अब मास को अपनी तरफ खींचेगा इफेक्टिवली। वही चीज यहां पे दिखाया हुआ है कि ये ग्रीन कलर से जो किया हुआ स्फीयर है जिसका मास m1 है, जिसका रेडियस r माइनस डी है, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए फॉर्मूला में m नहीं आकर m1 आएगा। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं m1 आपने निकाल लिया, तो फोर्स अब क्या बनेगा। फोर्स आपके पास g m1 m बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर है। आपने m1 का वैल्यू निकाल लिया है, पुट कर दीजिए। तो फोर्स इज इक्वल टू g m1 की जगह होगा m r माइनस डी का होल क्यूब बाई r क्यूब। बाई आर क्यूब स्मॉल m बाय r माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो फोर्स आपके पास आ जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ऊपर बचेगा r माइनस डी और नीचे बचेगा r। देखिए ये क्या किया मैंने, आर क्यू को ब्रेक कर दिया। आर क्यू को ब्रेक कर दिया किस तरीके से, जी एम आर क्यू को ब्रेक किया आर स्क्वायर इंटू आर, बिकॉज जी एम बाई आर स्क्वायर आपका स्मॉल जी का वैल्यू होता है। आर माइनस डी, क्यू से आर माइनस डी का स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, केवल आर माइनस डी बचा। तो ये अरेंज करके लिखा। अब मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहां पे वो g2 है। लेट g2 बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, तो क्या होगा, let g2 be acceleration due to gravity at point P। मान लेते हैं कि g2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है P पॉइंट पे, तो क्या होगा आपका mg2 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो mg2 इज इक्वल टू gmm बाई आर स्क्वायर इंटू r माइनस डी बाई आर। थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका, m से m कैंसिल आउट हो गया और g2 आएगा आपके पास gm बाई आर स्क्वायर इंटू r माइनस डी बाई आर, यानी कि 1 माइनस डी बाई आर। gm बाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये होगा स्मॉल g, सो g2 आएगा आपके पास स्मॉल g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ d। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे वैरी कर रहा है। ध्यान रखिएगा d यहाँ पे डेप्थ है, तो ये आपका, अब यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं, ये नहीं कि ये d जब स्मॉल होगा तभी वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। कंसी कि इसमें यहाँ पे कोई भी एजम्पशन हमने नहीं लगाया, यानी कि ये ऑलवेज वैलिड है। बट एक चीज और देखिए, ये भी g से कम होगा। जब ऊपर जा रहे हैं तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से कम होगा। g का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जा रहे हैं तभी भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है और नीचे आ रहे हैं तभी भी घट रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो माइनस 2h बाई आर आ रहा है, मतलब तेजी से घट रहा है, नीचे आ रहा है तभी भी घट रहा है, माइनस डी बाई आर आ रहा है। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड डिक्रीजेज एज वन मूव अबव और बिलो। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है जब कोई ऊपर जाता है तब भी और जब कोई नीचे आता है तब भी। तो ये पॉइंट भी लिख ही लेते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, नोट करके लिखिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum at the surface
and decreases as one move above or below the surface. ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।